गुड आफ्टरनून। आज आप लोगों के बीच में आने का एक विशेष प्रयोजन है, एक स्पेशल पर्पस है जिसके कारण आपके बीच में आज मैं आ रहा हूं। और मैं तो बीपीएससी के जो पीछे 3-4 साल का जो सेशन चल रहा है, मैं उसको लेकर के तो ओवर एक्साइटेड हूं। ओवर एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि क्या गोल्डन फेज चल रहा है। ये जो अधिकारी बनना चाहते हैं, जो ऑफिसर बीपीएस बिहार में ऑफिसर बनना चाहते हैं, सारे पीसीएस से, सारे जितने भी देश में पीसीएस पब्लिक सर्विस, ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, सबसे ज्यादा प्रॉम्प्टनेस, सबसे ज्यादा लगातार अपॉर्चुनिटी जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के बच्चों को जो अधिकारी बनने का जो मौका दिया जा रहा है, ये तो मुझे तो मैं क्या बताऊं। मैं चूंकि इस चीज को जीता हूं। आप विद्यार्थी के रूप में आप अधिकारी बनने के लिए प्रयास करते हैं, मैं उसमें सहयोग करने के लिए प्रयास करता हूं कि जो भी आपकी चुनौतियां हैं उसमें आस्था आईएएस के माध्यम से कुछ आपको सपोर्ट कर सकूं। इसके लिए मैं प्रयास करता हूं। और ये जो मिशन हम लोगों का है बीपीएससी के तरफ बिहार में अधिकारी बनने और बनने में सहयोग करने का, तो ये तो बीपीएससी ने बहुत अच्छा, ये मौका, लगातार मौका हम लोगों को ये बीपीएससी के द्वारा दिया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है कि 53-55 का जो रिजल्ट 2013-14 में हुआ था, उसके बाद सीधे 2018 में जाकर के 56-59 का रिजल्ट आया था। 4-4 साल का गैप होता था। और सोचो 53-55, पता लगा कि 56-59, 60-62 इस तरीके से एग्जाम कराने पड़ते थे। और कितना एक तरह से डिस्करेजिंग कहा जाए, कितना डीमोटिवेटिंग कहा जाए कि मैं एग्जाम देने के लिए उत्सुक हूं, मेरी सारी तैयारी है और एग्जाम ही नहीं है। आज इसलिए आपके बीच में आया कि अभी कल एक बिहार बीपीएससी के द्वारा एक नया रिजल्ट दिया गया है, वो ऑडिटर का। और इस ऑडिटर में सीट भी इतने अच्छे सीट हैं, जैसे बताया गया कि 373 टोटल सीट हैं और 4259 4259 मेंस का रिजल्ट आया हुआ है और एकदम बीपीएससी के फॉर्मेट पे है। सोचो सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि बिल्कुल बीपीएससी के फॉर्मेट पे है। एक ऑप्शनल, 2 जीएस के पेपर कंपलसरी, वो जो हिंदी का पेपर है वो एक है। तो जैसा बीपीएससी का मेंस का पेपर होता था, वैसा ही ये ऑडिटर का मेंस का एग्जाम होने जा रहा है। और ये मेंस का एग्जाम देने के लिए बीपीएससी ने कोई वो कोताही नहीं किया, भरपूर रिजल्ट दे रखा है। 4200 जो 59 रिजल्ट दे रखा है, अपने आप में सोच के देखिए कितनी अच्छी बात है ये कि बच्चे, पता चला कि अगर जिसका प्रिपरेशन लेवल ऑफ नॉलेज प्लस प्रिपरेशन प्लस प्रेजेंटेशन, जो राइटिंग स्किल वगैरह है वो अच्छा है उसके लिए। तो इसी प्रोसेस में जब ये सब बातों को मैं सोच रहा था कि अभी बीपीएससी 66 का जो मेंस का रिजल्ट है उसके आने में थोड़ा विलंब हो रहा है, क्योंकि कोरोना और पेंडेमिक और ये जो भी पेंडेमिक सिचुएशन है इसमें, लेकिन उसके बावजूद बीपीएससी के द्वारा ये ऑडिटर का रिजल्ट दे दिया गया। हाँ, निश्चित रूप से ये सबके लिए नहीं है। 4 ऑप्शनल में जो इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमिक्स का है, कॉमर्स का है, मैथ का है और स्टैट का है, तो इस तरह के ऐसे ही ऑप्शनल वालों के लिए ये एग्जाम वैसे है 300 नंबर का। लेकिन फिर भी जीएस का जो पेपर, दोनों पेपर है, वो जीएस का दोनों पेपर एकदम 100% बीपीएससी के पैटर्न पे है। और जिनका बीपीएससी में ये चारों में से चारों ऑप्शनल रहता है, उनके लिए तो पूरा का पूरा ये बीपीएससी का एक तरह से बीपीएससी के मेंस का एक तरह से कहा जाए कि रिपीटेड कॉपी, रिपीटेड एग्जाम है। अब बीपीएससी का मेंस देते हैं, उसी के साथ साथ एक और आपको मेंस देने का मौका बीपीएससी ने दे रखा है। जो भी इसमेमें लोग एग्जाम दे रहे हैं, निश्चित रूप से भारी संख्या में लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। बीपीएससी 64 में जाएंगे तो 1457 लोग, फिर उसके बाद 65 में, अभी 66 में है, 67 में पता चला कि इतने सारे सीट बीपीएससी ने दे रखा है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट दे रखा है। ये ऑडिटर का, तो ऑडिटर का एग्जाम दे करके इस बीच में बीपीएससी ने, ये बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज है उसका जो एक ट्रैक चल रहा था, उसी में एक विंडो इसने क्रिएट कर दिया है, ये बीपीएससी, ये ऑडिटर के एग्जाम का। और फिर इसी में एक और विंडो कहीं क्रिएट होगा सीडीपीओ का, ठीक है। और ये सब सारे एग्जाम का जो मेंस का, तो यहाँ पे जो लोग बीपीएससी पर फोकस्ड हैं, उनको अगर वो, जैसे इसमें 2 तरह के कैंडिडेट हैं जो मेंस क्वालिफाई किए हुए लोग हैं। उसमें एक कैंडिडेट हैं जिनका बीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, जीएस का सिलेबस है, वो बिल्कुल कंप्लीट है। और एक जो लोग हैं जिनका बीपीएससी मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी जीएस की बात कर रहा हूं। इस जीएस में जो 2 पेपर है, तो आप जानते हैं कि यहां पर इसमें ये जाएं
मैं एक वैसे एक अभी आज देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक उसका एक वीडियो में चला रहा था। तो मैं, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी के द्वारा और जो लोग क्वालिफाई किए हैं, निश्चित रूप से अपना मेहनत करके वो क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उनके लिए एक अमिताभ बच्चन का बड़ा अच्छा, मुझे एक, मैं ऐसे ही देख रहा था तो मुझे एक उनका एक कविता है, जो कविता मुझे दिखाई दिया, मैं आपको उसको सुनाना चाहता हूँ। ये बीपीएससी के बीपीएससी के ये जो ऑडिटर का रिजल्ट आया और उसमें 4259 373 सीट है। फिर बीपीएससी मेंस का भी बीपीएससी 66 का मेंस का रिजल्ट आने वाला है, उसका इंटरव्यू है। बीपीएससी 67 का, सीडीपीओ का, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। उसमें अमिताभ बच्चन के द्वारा गाया हुआ ये एक जो कविता है, ये कविता मैं इसको एक बार सुनाना चाहता हूँ जरूर। जब भी डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मैं इसको रोक करके आपको फिर से, जब भी कभी डीमोटिवेट हो तो हमें लग रहा है कि आपको लगे कि ऐसा मुझे कभी डीमोटिवेट हो रहा हूँ, पता नहीं मैं क्वालिफाई करूँगा कि नहीं करूँगा, या पीछे मैंने बहुत पे कोशिश किया और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो इस तरह की, तो जब भी मुझे लगता है कि ये वाला, अलग अलग लोगों ने इसको, इस जो कविता है इसको कोई गाने के रूप में गाया है, कोई कविता के पाठ के रूप में किया हुआ है, इसको अलग अलग रूप में यूट्यूब पे है। कभी भी डीमोटिवेट हो तो इस गाने को जरूर आप सुनिएगा, ये आपके लिए बड़ा अच्छा एक वो है। मैं इसको पूरा आपको सुनाता हूँ और उसके बाद फिर अपना ये एग्जाम। डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी। तो ये इसमें ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने इसलिए सोचा था कि आपको जरूर मैं सुनाऊंगा। और ये केवल ये ऑडिटर का जो मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उन्हीं के लिए नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए भी मेरी तरफ से एक मैसेज है कि ये इसको आप जरूर इसको आप वो करिए, देखिए, ठीक है। इस वीडियो को जब भी कभी डीमोटिवेट हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। अब मैं आपके बीच में जो ऑडिटर का एग्जाम देने के लिए जो लोग जो क्वालिफाई किए हुए, मेंस के पीटी का एग्जाम क्वालिफाई किए हुए, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर मैं फोकस करना चाहता हूं। अब इसमें जाएं तो नहीं, बोर्ड, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बोर्ड चाहिए मुझे एक्चुअली। ये बाकी नोटिफिकेशन रिजल्ट सबको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी जगह पे यहाँ पर कुछ विशेष बातों को लेकर के, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेंस के एग्जाम को लेकर के, ये मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अब देखो क्या है इस एग्जाम में, ये जो बीपीएससी के द्वारा जो ऑडिटर का जो मेंस पीटी का रिजल्ट आया है, ऑडिटर मेंस का एग्जाम है ये। और इस मेंस के एग्जाम में आप जानते हैं कि 3 पार्ट में है ये। एक ऑप्शनल है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा, ये भी 300 मार्क्स का है। अप्रोच वैसे जो मैं डिस्कस करूंगा यहां भी काम आएगा। उसके बाद जीएस पेपर 1 है, ये 300 मार्क्स का है। और फिर जीएस पेपर 2, ये भी 300 मार्क्स के हैं। तो यहां पर अब देखो, अब 2 स्थिति है। ये जो ऑप्शनल जिस तरह के इस एग्जाम में है,
तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोग मैथ जिन्होंने ले रखा है तो मैथ में ठीक ठाक होंगे, वो स्टैट जिन्होंने ले रखा है ठीक ठाक होंगे, कॉमर्स वाले लोग, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं कि उसमें कोई एवरेज नहीं होता है, जो अच्छे लोग होते हैं इसमें मैथ वाले। मैथ में दो ही मोड होता है, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, तो आप आने वालों में ही होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। स्टैट में भी इकोनॉमिक्स मेंस का जो है उसके एक पार्ट में, कुछ पार्ट में, इंडियन इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में हम लोगों का जो मेंस का क्लास है आईएएस के लिए और बीपीएससी के लिए, जो बीपीएससी में मेंस का हमने क्लास करा रखा है, उसका क्लास नोट्स और उसका वीडियो आपके काम आ सकता है, उसके कुछ पोर्शन को जरूर कवर करेगा। ठीक है, आप उसके लिए जो मैं बाद में नंबर दूंगा उस पर बात कर लीजिएगा। तो वो आपको इकोनॉमिक्स का जो क्लास करीब करीब हम 30 से 35 क्लास लेते हैं बीपीएससी के जीएस के इकोनॉमिक्स के लिए। इस पेपर में ये जो जीएस पेपर 2 का जो इकोनॉमी सेक्शन है उसके लिए 30 से 32 क्लास में लेता हूं, और 2-2 घंटे का, जो मोर देन सफिशिएंट एक अच्छा खासा नोट्स बन जाता है विथ रेफरेंस ऑफ बिहार, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैंने ओवरऑल इंडिया विथ रेफरेंस ऑफ बिहार को लेकर के मैं वो एक नोट्स बनवाता हूं, उसका वीडियो भी होता है, उसमें क्लास नोट्स भी बन जाता है, ये सारा का सारा। तो वो जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन वाले लोग हैं उनको हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन अदरवाइज मैं इसको छोड़ता हूं, ये आप इसके स्ट्रेटजी के अनुसार। मैं बात कर रहा हूं इस जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का। और यहां पर आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो जीएस का जो सिलेबस है, इस जीएस के सिलेबस में मैं बोर्ड पे आना चाह रहा हूं, तो उसके बाद फिर उसको देख लेंगे हम लोग। ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास कुछ है उसको लेकर के हम लोग डिस्कस देख लेंगे उसको। यहां पर जैसे देखो, जनरल स्टडीज दोनों मीडियम है, हिंदी इंग्लिश मीडियम, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। आप जानते हैं जनरल स्टडीज का जो मेंस का जो पेपर 1 है, ठीक है, जीएस पेपर 1 है, इसमें 3 सेक्शन है। एक हिस्ट्री का है, हिस्ट्री कल्चर, दूसरा डीआई का है, डेटा इंटरप्रिटेशन का, और तीसरा करंट अफेयर्स का है, करंट इवेंट्स जो होते हैं करंट अफेयर्स का है। और ये 300 मार्क्स का है, जैसा बीपीएससी मेंस के पैटर्न पे ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें 38 इंटू 3 क्वेश्चन होंगे, और इसमें जाएंगे तो 36 इंटू 2 होना चाहिए, और इसमें जाएंगे तो फिर 38 इंटू 3 होना चाहिए। टोटल 8 क्वेश्चन का ये पेपर होगा, और उसमें ये मार्किंग होगा 38 मार्क्स का, 36 मार्क्स का और 38 मार्क्स का। ठीक है, ये होगा। जीएस पेपर 2 में जा रहे हैं, जीएस पेपर 2, तो इसमें भी जानते हैं आपकी, इसके भी 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है पॉलिटी का, एक होता है इकोनॉमी ज्योग्राफी का, और यहाँ पे जो ज्योग्राफी होता है वो ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी होता है। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है, 3 क्वेश्चन इकोनॉमी से आता है, और उसमें से आपको ये दोनों मिलाकर के 3 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। और नेक्स्ट होता है साइंस टेक का, साइंस टेक का यहाँ से भी वही 38 इंटू 3 होता है, यहाँ पर भी 38 इंटू 3 होता है, और यहाँ पे 36 इंटू 2 होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं। ये आपका पैटर्न है। अब यहां पर इस दोनों पेपर की अगर बात करूं तो ये दोनों कंपलसरी हैं। इसमें आप जितना मार्क्स ऊपर उठा के रखेंगे उतना ही आपके उस चारों ऑप्शनल में अगर मार्क्स फ्लक्चुएट करता है तब भी आपका रिजल्ट अफेक्टेड नहीं होगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों पेपर को, कई बार ऐसा होगा कि आपने बेस्ट ऑफ कोशिश किया फिर भी पेपर थोड़ा उल्टा उल्टा आ गया, तो वो तो जो अगर मैथ का पेपर उल्टा उल्टा आ गया, स्टैट का पेपर उल्टा आ गया, इकोनॉमिक्स का पेपर उल्टा आ गया, कॉमर्स का पेपर उल्टा आ गया, तो जिसका पेपर उल्टा आ जाएगा वो उसका वहां मार्क्स कम हो जाएगा आपने 100% देने के बाद भी। लेकिन जो जीएस में अगर उल्टा आएगा तो वो सबके लिए उल्टा आएगा, अच्छा आएगा तो सबके लिए अच्छा आएगा। मार्क्स अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो सबके लिए, जो भी मेहनत किया रहेगा उसके लिए जाएगा ये। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस दोनों पेपर पे विशेष रूप से फोकस करके ये जो 600 मार्क्स है इसमें कोशिश करिए कि 360 प्लस आपको आ जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अराउंड 200 आ जाता है, जो कि आ जाता है, हिस्ट्री कल्चर और डेटा इंटरप्रिटेशन और करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर ठीक ठाक पैटर्न पे आ गए तो आ जाता है।
ठीक है। जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनको भी स्टैट की प्रैक्टिस होती है, जो कॉमर्स वाले हैं उनको भी स्टैट की प्रैक्टिस होती है, जो मैथ और स्टैट वाले हैं उनको तो इसलिए डेटा इंटरप्रिटेशन सबके लिए, तो डेटा इंटरप्रिटेशन ठीक ठाक रहेगा, हिस्ट्री कल्चर भी ठीक ठाक ही रहता है, प्रेडिक्टेड क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर्स अगर विजिबल टॉपिक्स अगर आ गए और उसका प्रिपरेशन अगर आपका ठीक से है और आपने इसको ठीक से लिख दिया तो इट्स माने डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट 200 मार्क्स आउट ऑफ दिस 300 मार्क्स। तो यहाँ पे 200 यहाँ पे आ गया। और फिर यहाँ पे ये चैलेंजिंग है पॉलिटिकल, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी का, और यहाँ पर भी 300 में अगर आपको 180 या बहुत खराब केस में भी अगर 160 भी आ जाता है तो 200 यहाँ से और 163, 60 आ गया। ऑप्शनल से आप जोड़ लेंगे, आप इंटरव्यू दे करके क्वालिफाई कर सकते हैं। 120 मार्क्स का जो इंटरव्यू है उस 120 मार्क्स में भी वहां पर भी एफर्ट करके आप अपने रैंक को या सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं, रैंक सुधार सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू। लेकिन यहां पर इस जीएस वाले सेक्शन में जाएंगे तो अब जो लोग क्वालिफाई किए हुए हैं वो दो तरह के हैं। एक जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीपीएससी का मेंस दे रखा है और उस बीपीएससी मेंस में आपने कहीं ना कहीं से सेल्फ स्टडी से या कोचिंग के सपोर्ट से, ठीक है, आपके पास ये सारे सेक्शंस का, ये हिस्ट्री कल्चर का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, पॉलिटी का, इकोनॉमी ज्योग्राफी का, साइंस टेक्नोलॉजी का, आपको ये सारे सेक्शन की बात करूं तो जैसे हिस्ट्री के लिए ही 1 मिनट के लिए ले लूं, क्योंकि सारे लोग इसमें जो इकोनॉमिक्स वाले होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं, मैथ स्टैट वाले, जनरली हिस्ट्री उनके लिए थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। तो ऐसी अगर उसकी बात करूं तो यहां पे जो फर्स्ट पार्ट जो होना चाहिए प्रिपरेशन में, उसमें ये है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, कि क्या यहां से कौन कौन सा टॉपिक्स मुझे पढ़ना है। मैं ये मान के चलता हूं कि जो पहले से बीपीएससी का मेंस का एग्जाम दे रखे हैं उनको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पता है। ये सारे जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं उनके पास कंप्लीट है। कौन कौन से स्टेप हैं? लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। उसके बाद ये लिस्ट, हर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पे अराउंड 400 के आसपास का एक नोट्स, अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स, स्टडी मटेरियल जिसको बोलेंगे, वो क्या होता है? नोट्स उनके पास होने चाहिए। अब नोट्स के बाद, और निश्चित रूप से यहां पर भी दो होता है, कोई टीचर ने पढ़ाया है, उसके पढ़ाए हुए को आपने सुन रखा है, उस दौरान एक माइंड पे इंप्रेशन आता है। क्योंकि पढ़ने का तरीका आप जानते हैं 3 होता है, देखकर सुनकर पढ़ना, सुनकर पढ़ना और सीधे पढ़ना। तो निश्चित रूप से चैलेंज जब बड़ा हो तो देखकर सुनकर पढ़ने से अधिक ग्रैस्पिंग होता है, अधिक आपको बातें याद होती हैं। तो मैं ये मान के चलूं कि ऐसा करने के दौरान देखकर सुनकर पढ़ा आपने और उस दौरान आपने अपना ये नोट्स बना रखा है, या फिर आपने केवल सुनकर नोट्स बना रखा है, खुद से नोट्स बना रखा है, आपके पास नोट्स हैं। मैं ये मान लूं, अगर मैं ये मान के चलूं कि यहां पे 17 से 18 टोटल टॉपिक्स होते हैं, जिसको कि यूट्यूब पे मैंने बहुत बार बोल रखा है मेंस के लिए। कौन कौन से? पॉलिटिकल इश्यूज में जाएं तो 1857 रेफरेंस ऑफ बिहार, चंपारण रेफरेंस ऑफ बिहार, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट रेफरेंस ऑफ बिहार, सिविल डिसोबीडियंस रेफरेंस ऑफ बिहार, और क्विट इंडिया मूवमेंट रेफरेंस ऑफ बिहार। कितने हो गए? 1857, 1857, चंपारण, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया। 5 पॉलिटिकल टॉपिक हुए। उसके बाद 2 मूवमेंट होते हैं, ट्राइबल मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट। ट्राइबल वाले में 2 होता है, संथाल और मुंडा, और एक पीजेंट मूवमेंट हो जाता है, तो 3 वो हुआ। तो ये 5 और 3 8 हो गए। टोटल 3 या 4 मान के चलिए 8 आर्किटेक्चर में आता है, पटना कलम, मधुबनी, मौर्य और पाल। तो 8 और 4 12 हो गए, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं तो 4 थिंकर्स, गांधी, नेहरू, टैगोर, 3 ही मुख्य रूप से होते हैं, 12 3 15, एक अंबेडकर को भी जोड़ लीजिए तो हो गया 16। और उसके बाद 2 और मिसलेनियस टॉपिक हो जाएंगे, एक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, ठीक है, या टेक्निकल वगैरह का कुछ। तो इस तरह से टोटल 16-17 टॉपिक्स ही इसमें आता है। तो ये 17 टॉपिक्स आपको पता है, फर्स्ट बुक से नहीं, आपको एग्जाम के क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपने ये 17-18 टॉपिक निकाल रखा है। और ये 17-18 टॉपिक से मान लीजिए 5 या 6 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 3 लिखना होता है। अगर 2-4 उसमें से 6 जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें से 2-1 क्वेश्चन अगर अलग टॉपिक से भी आया हुआ है, तब भी आपको
जो लिखने वाला 3 क्वेश्चन है वो आपको यहां से 17-18 से हर बार मिल जाता है, ये आपके एग्जाम में भी मिल जाएगा। क्लियर है? इसका नोट्स आपके पास होना चाहिए। यहां पे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कोई जगह नहीं है, उसका सीधा सीधा 400-500 वर्ड में आपका पटना कलम का आपके पास नोट्स होने चाहिए। 1857 रेफरेंस ऑफ बिहार, वीर कुंवर सिंह, नोट्स होने चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट, आजाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण, नोट्स आपके पास होने चाहिए। ये बना हुआ, इसमें काम चलाऊं तो जो दूसरा जो आपका कंपटीटर है वो बिल्कुल वो तैयार होकर के इस तरीके से तैयारी कर रहा है, और आप अगर अनुमान के आधार पर तैयारी करेंगे तो क्वालिफाई जनरली नहीं हो पाता है। ठीक है? तो यहां पे क्या होना चाहिए? नोट्स होने चाहिए। नोट्स के बाद आता है इसको याद करना, क्योंकि देखो बीपीएससी के साथ सबसे बड़ी बात है, बीपीएससी में कौन पास करता है? 2 लोग कैंडिडेट हैं, एक है जो पटना कलम पर अनुमान लिख रहे हैं, और एक कैंडिडेट है जो पटना कलम पर याद लिख रहे हैं। उनका पटना कलम का कंप्लीट जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल उनको याद है, और एग्जाम हॉल में जैसे ही पटना कलम उन्होंने देखा, उन्होंने उसको छाप दिया, उन्होंने उसको उतार दिया। और एक आदमी है जो वहां पे बैठ करके अपना लिटरेचर, जो लिटरेरी पावर है या जो अपना इंटेलेक्चुअलिटी है, उसको यूज कर रहे हैं। आप खुद बताइए इस टफ कंपटीशन में कौन क्वालिफाई करेगा? निश्चित रूप से जो इसको याद है। तो आपको क्या करना? अब याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं। याद करने का सब सिंपल सा तरीका ये है कि हमारे पास वो 400-500 वर्ड है, और उस वर्ड को मैंने बिल्कुल फ्लो चार्ट या ब्रेन डायग्राम वगैरह टाइप में बना करके, ठीक है, मेन हेडिंग लिया, उसके बाद आप गूगल इमेज में जाके देखिए सारे फैक्ट इस तरह से दिए हुए हैं, तो उसको आप आपने फ्लो चार्ट बना करके कई बार आपने लिख डाला, और लिख करके दिमाग पर एक इंप्रेशन है उसका, फिर टेस्ट के लेवल पे प्रैक्टिस किया, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आया, सीधे जाकर के मौर्यन आर्ट उसी तरीके से आपने लिख लिख के प्रैक्टिस किया है, दिमाग पे इस तरह से बिठाया हुआ है कि एग्जाम हॉल में सोचने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम हॉल में जैसे ही ये क्वेश्चन दिखे आप उसको वहां पे उतार दीजिए। और इसी को तो प्रिपरेशन बोलते हैं। जब अनुमान ही लिखना है तो फिर प्रिपरेशन करने की क्या जरूरत है? प्रिपरेशन तो इसलिए किया जाता है कि आप याद लिखें, जो आपने पहले प्रैक्टिस किया है, जो आपने रिहर्सल कर रखा है, वो चीज वहां पे यूज हो। अनुमान ही जब, तो फिर रिहर्सल किस बात का, फिर तैयारी किस बात का? क्लियर है? तो बीपीएससी में हमने जो देखा है, बीपीएससी मेंस में इतने सारे लोग जो अस्थायी से क्वालिफाई करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हम लोग बार बार उनको फोर्स कर देते हैं कि याद लिखो, अनुमान मत लिखो। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो मानते हैं वो पास करते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं पास करते हैं। जो मानते हैं वो एक बार में पास करते हैं, जो नहीं मानते कई बार घूम के फिर थोड़े दिन बाद वापस लौट के आते हैं। अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में याद ही लिखने पर पास करेंगे, चाहे इस बात को आज सीख जाइए, चाहे थोड़े दिन बाद सीख जाइए। क्या हो जाएगा उसके बाद? तो फिर आता है उसको क्या करना? याद करना, एक तरह से इसको कहें टू मेमोराइज। ठीक है, टू मेमोराइज। अब जैसे भी करें, और उसके बाद आखिरी चीज आता है, ठीक है, टेस्ट। टेस्ट या क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब यहां पर भी एक विशेष बात है बीपीएससी में, कि बीपीएससी के बारे में मैंने एक ब्लंट एक स्टेटमेंट दे रखा है, बहुत बार दे रखा है, कि बीपीएससी में कॉपी पढ़ा नहीं जाता है, बीपीएससी में कॉपी देखा जाता है। देखने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? और ये बहुत एक तरह से कहा जाए कि देखकर, कॉपी देख करके और उस कैंडिडेट को 38 में से 32-34 मार्क्स देना, ये भी एक बहुत अच्छा परसेप्शन है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मौर्य कला, मौर्यन आर्ट पे क्वेश्चन पूछा, या मान लीजिए पालाज पे क्वेश्चन पूछा, पटना कलम पे क्वेश्चन पूछा, तो हमने क्या किया? हमने जब मौर्यन आर्ट को हमने जब पढ़ा था, तो उस दौरान हर पेज पर मैंने 2-2, 3-3 डायग्राम डाला है, 2-2, 3-3 कहीं टेबल बनाया है, कहीं पे चीजों को पॉइंट्स में किया हुआ है। ठीक है, अब आप ही खुद सोच के देखो, हमने एक पैरा लिखा 3-4 लाइन का, और उसके बाद डायग्राम बना दिया, फिर डायग्राम को नीचे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ा, फिर 2-3-4 लाइन लिखा, फिर डायग्राम ले लिया, फिर 2-3-4 लाइन लिखा, फिर डायग्राम ले लिया। और इस तरीके से अब सोच के देखो, किसी एग्जामिनर के सामने एक ये कॉपी होगा, और किसी दूसरे फिर उसी एग्जामिनर के सामने एक ऐसा कॉपी होगा जिसमें एकदम प्रॉपर टेक्स्ट बुक की तरह एक जगह से लिखना शुरू किया गया है, और वो पता चला कि 600-700 वर्ड, केवल वर्ड्स ही उसमें है, कहीं हवा घुसने का भी जगह नहीं है उस आंसर में, न कहीं पैरा चेंज है, या पैरा भी चेंज है तो बस उसी तरह से, न कहीं पॉइंट्स है, केवल लैंग्वेज लिटरेचर यूज किया गया है। आपको कॉपी चेक करने के लिए दे दिया जाए तो आप किस में 38 में, किस में आप 34-32 देंगे, और किस में आप 17-18 देंगे,
आरटीआई से कॉपी मैंने देखा हुआ है कि जो इस तरीके से लिखता है 17-18 नंबर मिलता है, और जो पैरा डायग्राम पॉइंट्स टेबल जो दे दे करके आंसर लिखता है। और आप भी जानते हैं कि अनुमान वाला आंसर जनरली ये वर्ड वाला होता है, और मेहनत वाला जो आंसर होता है वो डायग्राम वाला होता है। तो आपने अगर क्वालिफाई करने के लिए अगर प्रिपरेशन किया है, तो अब यहां के बाद इस याद करने के बाद जब आंसर लिखने के टाइम पे आइए, तो अपने हर क्वेश्चन के लिए पहले से प्री प्लान करके 6-7 डायग्राम, जिससे कि हर पेज पर आप 2-1 डायग्राम 3-4 पेज का आप आंसर लिखते हैं, हर पेज पे 2-1 डायग्राम आप डाल सकें। और आप देखो किस तरह से अगर 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन में भी डायग्राम डाल के देख लो, आपको अगर एवरेज 30 मार्क्स आ गया 38 में, तो 30 × 5 150 हो गया। 3 क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, अगर उसमें 15-15 18-18 नंबर भी आ गया तो आपका 200 नंबर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो अब इसमें यह है कि ये सारा काम एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट हैं जो ये सारा काम कर रखे हैं, और एक दूसरा ग्रुप ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया है। तो जिन्होंने ये सब काम कर रखा है, पहले भी टेस्ट वगैरह के लेवल पे रहे हैं, तो उनको लेकिन फिर भी ये रिकमेंडेड है कि आप जहां हैं, आप पटना में हैं, आप जहां कहीं भी हैं, आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन सारा कुछ, आप कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा क्या हो जाएगा कि आपको कम से कम पढ़ाई का एक रेगुलरिटी रहेगा। आपको पता रहेगा कि भाई मुझे अपना सिलेबस को, भाई अभी अगले संडे को हिस्ट्री कल्चर का टेस्ट है तो मैं हिस्ट्री कल्चर की तैयारी कर लूं। अगर आपको पता रहेगा कि मैं, मेरा डेटा इंटरप्रेशन का है तो मैं 7 दिन डेटा इंटरप्रेशन कर लेता हूं, 10 घंटे की पढ़ाई करता हूं, 2-3 घंटा बाकी जो मर्जी सो करते रहूं, 6-7 घंटे टेस्ट सीरीज के अनुसार पढ़ लेता हूं, और बाकी तो 3-4 घंटे टाइम है अपने मर्जी के अनुसार बाकी चीजों को पढ़ते रहता हूं। लेकिन टेस्ट है तो इसलिए मैं 6-7 दिन तक 6-6 घंटा टाइम उस टेस्ट के लिए दे देता हूं। तो एक से पढ़ाई का एक रेगुलरिटी भी बन जाएगा, लिखने का प्रैक्टिस, आपको खुद भी क्या गलती हो रही है, बातें याद, जब टेस्ट लिखने के लिए बैठ रहा हूं तो याद लिख रहा हूं या अनुमान लिख रहा हूं। अगर याद लिख रहा हूं तो अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बनाए रखिए, और अगर अनुमान लिख रहा हूं इसका मतलब है कि मुझे और पढ़ने की जरूरत है। और इस तरीके से अपने, तो ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन है, अब इमीडिएट कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में, आस्था इसमें भी जैसा हमको बताया गया है से 11 टेस्ट का एक शेड्यूल उन्होंने बना रखा है, और 11 टेस्ट में टॉपिक वाइज पेपर जैसे पॉलिटी हिस्ट्री इस तरीके से बना रखा है, और फिर फुल टेस्ट का इन्होंने बना रखा है। ऑनलाइन ऑफलाइन में ये भी यहां से कराएंगे। अदरवाइज आपको जहां जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको इफेक्टिव लगता हो, आपको खुद से भी आप कर सकते हैं। पीछे के बीपीएससी के क्वेश्चन को लेकर के आप अपने से भी लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर यहां पे एक जरूर सलाह होगा कि ऐसी संस्थाओं से ना जुड़ें जिनका कि जो बीपीएससी का बी नहीं जानते हैं, लेकिन पता चला कि बीपीएससी में 2 लोगों को रख करके उन्होंने टेस्ट पेपर बनवा दिया। वो मोटिवेशन वहां पे, वो मोटिवेशन ही है, वो अपनापन नहीं आ पाएगा उस टेस्ट के साथ। ये चीज होता है। तो इसलिए पटना में हो चाहे जहां भी आप रहते हो, अगर आपको लगता है तो सेल्फ स्टडी से अपने से ही क्वेश्चन पेपर क्रिएट करके आप उसको लिखिए। पटना में कोई कोचिंग है उससे, आस्था से भी, अगर यहाँ से भी ऑनलाइन ऑफलाइन में है, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, टेस्ट पेपर उसमें डाल दिया जाता है, आप आंसर अपना लिख करके स्कैन करके उसको डाल दीजिए। यहाँ से प्रिंट आउट निकाल करके उसको प्रॉपर कॉपी चेक होता है, चेक करके रिटर्न जाता है, उसका डिस्कशन करा देते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हो जाती हैं ऑनलाइन। कई बार ऑनलाइन में भी टेस्ट होता है, भाई जो आईपैड है, आईपैड के ऊपर ही कॉपी चेक कर दिया जाता है। लेकिन पिछली बार मैंने जो यहाँ पे देखा था, ये लोग क्या करते हैं, भले थोड़ा एक्सपेंडिचर ज्यादा लगता है, प्रिंट आउट निकालना होता है, लेकिन ये सारा कॉपी का प्रिंट आउट निकालते हैं और उसका ऑफलाइन में फिर, और उसको फिर स्कैन करके आपको भेज देते हैं। उससे कॉपी थोड़ा अच्छे से चेक हो जाता है, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे करते हैं। तो एक जो समूह के लोग हैं, ऐसे लोग जो पहली बार पास किए हैं, जिनका मेंस का कोई तैयारी नहीं है, तो आपको ये एग्जाम देना है। फिर आपको बाद में जाकर के इंप्रूवमेंट एसडीएम डीएसपी के लिए भी बीपीएससी का भी एग्जाम आपको देना चाहिए। और उस एग्जाम को देने के क्रम में आपको फिर, तो आप क्या करिए कि ये सबके लिए कहीं ना कहीं अपने पसंद की जो भी कोचिंग हो, जो भी संस्था हो, आप कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ये सरकार, ये इतना अच्छा पोस्ट है, ये सब अपॉर्चुनिटी है, सब अवसर है। इसमें कुछ थोड़े पैसे खर्च कर देने से अगर सारा सिलेबस कोई कंप्लीट आपको करा देता है, आपको मोटिवेट कर देता है, आपको डेली एक रेगुलरिटी रूटीन बनवा देता है, डेली 2-2.5 घंटे 7 टीचर आकर के आपको आपके चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए थोड़े पैसे खर्च कर देना बुराई नहीं है। आप उसको कर लीजिए, जहां भी आपको अच्छा लगता हो, आप अपने से जांच करके परख करके इस चीज को कर लीजिए।
वो सेकंड, और साथ में पढ़ाई के साथ साथ आप भी आंसर लिखने का, क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि उनको ध्यान में रखना चाहिए। ये एक अच्छा अवसर मिला हुआ है यहाँ पर अस्थायी इसमें जो चीज़ें की गई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा हुआ है, ये देखो ये जो पेपर इन्होंने यहाँ पे बनाया, जैसे पेपर यहाँ पे जो हुआ है अभी ऑलरेडी एक बीपीएससी 67th मेंस का एक पेपर चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। तो अब जैसे आपका ऑडिटर का आया है तो आपके ऑडिटर के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ये पेपर बना देंगे, पेपर बना करके और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन, अभी तो दिल्ली में ऑफलाइन नहीं खुला है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं दिल्ली में, थोड़े दिन के अंदर भी हमें लग रहा है कि ये खुल जाएगा, ऑफलाइन खुल जाएगा। ऑफलाइन खुल जाएगा तो आप यहाँ पे बैठ करके आप अपना एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। देखो इस तरीके से ये जैसे 3 घंटे का ये पेपर बना लेते हैं, ये बीपीएससी ऑडिटर का मेंस टेस्ट के लिए। ये जैसे हिस्ट्री कल्चर का पेपर है ये, तो ये पटना कलम चित्रकला शैली मुख्य विशेषताओं की चर्चा करिए, डिस्कस द सैलेंट फीचर ऑफ द पटना कलम एंड पेंटिंग स्टाइल, मौर्यन आर्ट। जैसे 2 क्वेश्चन, अब जैसे 4 टोटल आर्ट है तो सेक्शन ए में हमने क्या किया, जब हिस्ट्री कल्चर का टेस्ट लेना शुरू किया तो उसमें क्या किया, चूंकि अब इसमें कई लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री का 3 क्वेश्चन ले लेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 क्वेश्चन ले लेंगे, उसका इस तरीके से होता नहीं है। जब आप 1 सप्ताह पढ़ते हैं तो प्रॉपर पूरा हिस्ट्री पढ़ करके उसको निपटा लीजिए, पॉलिटी पढ़ के उसको निपटा लीजिए, और लास्ट में जा करके फिर आप सारा मिल करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो उसके अनुसार जाते हैं। तो ये सेक्शन 1 में क्या हुआ, 2 आर्ट के पेपर क्वेश्चन हो गए, दोनों में से कोई आप एक चुन करके आपको इसमें से लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन में से मान लीजिए 4 क्वेश्चन है, इसमें से 3 लिखना है, तो 3 लिखना है तो 2 आर्ट के हो गए और 2 संथाल और बिरसा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 3 आप लिख दीजिए, 2 इस तरह के। सेक्शन 2 में जाएंगे तो सारे इसमें पॉलिटिकल क्वेश्चन आ गए, पॉलिटिकल क्वेश्चन में 1857, 1942, ठीक है, या फिर उसके बाद जाते हैं तो किसान विद्रोह हो गया और स्वतंत्रता संग्राम, नरमपंथी ग्राम, ये आ गया 4। ठीक है, डिस्कस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज, तो ये आ गया। और उसके बाद जाते हैं तो अगले वाले में क्या हो गया, थिंकर्स वाला आ गया, रविन्द्रनाथ टैगोर, आधुनिक नेहरू, और इसमें पश्चिमी शिक्षा का डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार इन बिटवीन 1858 टू 1914, ये आ गया। तो इस तरीके से एक पेपर बन जाता है, और ये पेपर आपके पास ऑनलाइन भी रहता है, ऑफलाइन भी रहता है। तो ऐसे लोग जिनका प्रिपरेशन है, फिर उसी तरह से इंडिया एंड बिहार पॉलिटी का है, तो इस तरह से पॉलिटी का ये बन गया, ये पेपर जाएंगे तो। और इस जो पेपर यहाँ पे दिखा रहे हैं, जब आपको पेपर ये मिलेगा, जब आप उसको लिख लीजिएगा, कॉपी चेक करके आपको वापस मिलेगा, तो हम लोग इसको डिस्कस भी कर देंगे, और डिस्कस कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना इसको, तो ये सारे इस तरह के पेपर बन जाते हैं। ये सेक्शन वाइज पेपर हैं, और उसके बाद जाएंगे तो फिर उसी तरह से फुल पेपर हो जाता है। जैसे ये जीएस पेपर 2 एक आया, फुल पेपर हो गया, तो ये फुल पेपर में जाएंगे तो ये जैसे सेक्शन ए में पॉलिटी हो गया, उसके सेक्शन बी में इकोनॉमी ज्योग्राफी हो गया, और सेक्शन सी में जाएंगे तो आपका ये साइंस टेक्नोलॉजी का हो गया, ये साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और ये हो जाता है। तो ऑडिटर का रिजल्ट आया हुआ है, ये एक अवसर है, इस एग्जाम को भी निश्चित रूप से क्वालिफाई करिए, और उसके लिए जो भी बेस्ट ऑफ एफर्ट हो सकता है उस एफर्ट को इसमें यूज करिए और क्वालिफाई करिए। फिर हम लोग दोबारा एक बार मिलेंगे जब पेपर डिस्कस करेंगे उस समय, और उसको भी हम पेपर जो डिस्कस करेंगे उसको यूट्यूब पे डालेंगे। बाकी अगर कोई किसी प्रकार की सूचना की कोई ज़रूरत हो ये सारे टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में, तो आप इसमें जो नंबर है 9540444460, या फिर ये 8800233080, ये यूट्यूब पे इसको ये लोग डालेंगे तो उसमें जो फ़ोन रहेगा उस फ़ोन पर भी आप कॉल कर करके आप जो भी जानकारी आपको चाहिए व्हाट्सएप से जैसा भी होगा आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड प्लस क्लास। यहाँ पे क्लासेज भी अवेलेबल है, क्लासेज अवेलेबल है, तो उस क्लास में क्या है, उस क्लास में जाते हैं तो सारे जो बीपीएससी 67th के लिए जो हम लोगों ने मेंस का क्लास ऑलरेडी चल भी रहा है, अभी साइंस टेक्नोलॉजी चल रहा है, ऑलरेडी क्लास पहले से सारा हुआ है, इकोनॉमिक्स हमने कराया हुआ है, उसके बाद हिस्ट्री कराया हुआ है, हिस्ट्री हो चुका है, तो ये सब इसके रिकॉर्डिंग भी सारे अवेलेबल हैं। अभी इंडियन ज्योग्राफी भी सुबोध सर आए थे तो उन्होंने लिया हुआ है, तो ये सब सेक्शन मैंने मेंस के क्लास का भी ऑलरेडी है, कुछ रिकॉर्डिंग मोड में है, कुछ लाइव मोड में है, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। तो जो भी जिसको जैसा हेल्प की जरूरत हो तो उसको करिएगा। अगर कुछ लोगों को पुराना नोट्स, जैसे बीपीएससी में हमने जैसे बीपीएससी 66 का सारा क्लास नोट्स मेंस का है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, अगर किसी को चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो हम आपको वो सारा नोट्स पीडीएफ वैसे ही
उसको शेयर कर देंगे सारा का सारा। उसके लिए कोई आपको फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लास नोट्स की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि जो लेटेस्ट सारी चीज़ें हैं उसको कोचिंग से ही प्राप्त करके उससे कंटिन्यूटी भी बन जाता है। हम नोट्स भी वैसे लास्ट में आपको बता रहे हैं कि नोट्स भी शेयर कर देंगे। अगर आपको ये जो पेपर दिखा रहा था, ये पेपर पुराना पेपर बीपीएससी 66 का पेपर चाहिए तो ऐसे 10 12 15 पेपर हैं, 20 पेपर है, वो पेपर भी हम आपको शेयर कर देंगे। उसके लिए कोई आपको कहीं चार्ज देने की जरूरत नहीं है। हमने लास्ट में क्या कहा कि एक तरीका हुआ फॉर्मल तरीके से सिस्टम से जुड़ना, कोचिंग कर माने कोचिंग जो भी वीडियो अवेलेबल है रिकॉर्डिंग मोड में, लाइव मोड में, उसको कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपको ये एग्जाम के बाद फिर पीसीएस का एग्जाम देना है, सीडीपीओ का एग्जाम कई लोगों को देना होता है, तो ये सब है ही, तो एक बार क्यों नहीं। जो कर चुके हैं ऑलरेडी उनको टेस्ट सीरीज से जाना है, तो टेस्ट सीरीज में आप रेगुलरली मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, कॉपी चेक हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो एक तो ये बात है। सेकंड जो बात है उसमें ये आता है कि जो ये दोनों में से कुछ नहीं, क्लास भी नहीं कर सकते, फॉर्मल टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उनके लिए अस्थायी इस द्वारा क्या किया जाएगा, तो उनके लिए अस्थायी इस द्वारा जो पुराने हमारे क्लास नोट्स हैं वो सारे क्लास नोट्स का हम पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में आपको शेयर कर देंगे, आपको पेपर भी शेयर कर देंगे सारा का सारा, ठीक है। आप ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको बता देंगे। क्या नंबर है इसमें देख लीजिए 95, वो जो यूट्यूब पे जब वीडियो ये जाएगा तो उसमें रहेगा नंबर में, हमने फिर बता दूं वहां पे एक एरो आ रहा था, नंबर बता दे रहा हूं कि जो भी नोट्स आपको चाहिए तो उसके लिए 9540444460 इस पे कॉल कर लीजिएगा। या आस्था इसका टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे भी अगर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पर भी हम आपको नोट सारा शेयर कर देंगे, जो क्लास नोट्स है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो यही है आज के लिए, फिर दोबारा हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।